नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज इस कोरोना महामारी में हर वक्त आपके साथ खड़ा है। फिर चाहे सवाल आप तक सटीक खबरों को पहुंचाने का हो या फिर सवाल आपके जीवन को बचाने का हो, इंडिया न्यूज हर वक्त आपके लिए तैयार है। इंडिया न्यूज का यही हर वक्त प्रयास रहता है कि प्रदेश के आखिरी आदमी की आवाज सरकार तक पहुंचे, व्यक्तियों तक पहुंचे, संस्थाओं तक पहुंचे। कोरोना की महामारी इन दिनों भयावह होती जा रही है। यूपी सरकार 24 घंटे लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अस्पतालों में इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है और ऐसे में इंडिया न्यूज इन कोरोना संक्रमित के लिए ओपीडी लेकर आया है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, अगले 1 घंटे में हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल होगा। वो प्रसिद्ध डॉक्टर, वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप अपने घर में रहकर या कहीं अकेले अगर आप क्वारंटीन हैं तो वहां पर कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। संक्रमण से लड़ाई आपको कैसे लड़ना है। ऑक्सीजन की कमी अगर अचानक से महसूस होती है वाकई, या फिर कई बार हमारे मन में ऐसा भय आ जाता है कि ऑक्सीजन कम हो रहा, तो आपको कैसे अपना खुद का चेकअप करना है, या फिर उसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल को आपको खुद अपने कई और तरीकों से कैसे बढ़ाना है। और अगर फिर जरूरत पड़ती है वाकई ऑक्सीजन देने की, तो आप तक जानकारी कैसे पहुंचे या आपकी वो सूचना कैसे तंत्र तक पहुंचे। घर में रहकर आप खुद का कैसे इलाज कर सकते हैं और अपने परिवार के लोगों को कैसे इस महामारी से बचा सकते हैं। कब आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगले 1 घंटे में आप हमारे फोन नंबर पर 0116136272, एक बार फिर से मैं दोहरा दूंगा नंबर 01161362072। यह नंबर फ्लैश भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। आप अगले 1 घंटे में इस फोन पर, इस नंबर पर कॉल करके सीधे उन तमाम डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। अपनी जो भी दुविधा है या जो परेशानी है, उस सवाल को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, उसका जवाब आपको यही मिलेगा। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और सुझावों पर जरा भी भरोसा ना करें। उसकी पूरी पड़ताल करनी भी जरूरी है, क्योंकि यह आपके लिए घातक भी हो सकता है, भ्रामक भी हो सकता है। केवल एक्सपर्ट डॉक्टरों की सलाह पर ही आप दवा लें। जो डॉक्टर आपको सलाह दें उसका आप पालन करें। कई ऐसे तरीके इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए बताए जा रहे हैं जो हो सकता है कि वाकई सही हो, लेकिन उनकी सत्यता परखना जरूरी है। और वो सत्यता आप तभी परख सकते हैं जब आप उसके एक्सपर्ट से सीधे बात करेंगे या एक्सपर्ट ही इसके बारे में अपनी तरफ से कोई डिटेल जानकारी देंगे। तो आपके हर सवाल का जवाब इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको मिलेगा। ओपीडी हम आपके लिए लेकर आए और हमारे साथ 2 डॉक्टर इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, एमएस जनरल सर्जन है, अनंतराज हॉस्पिटल कानपुर के। बहुत स्वागत है डॉक्टर संतोष आपका। और मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा जो कि सीनियर सर्जन है, हेड एंड नेक सहारा हॉस्पिटल लखनऊ के। बहुत स्वागत है मनोज मिश्रा जी आपका। दोनों ही लोगों से मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले फिर से अपने दर्शकों से अपील कर रहा हूं कि हमारे साथ इस मंच पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी शिकायत भी रख सकते हैं। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप वो सुझाव भी ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा, उस नंबर पर आप फोन करिए। मैं सीधी बात और सीधी आवाज आपकी पहुंचाऊंगा हमारे इन दोनों मेहमानों तक और उनसे जवाब भी लूंगा। सबसे पहले डॉक्टर संतोष गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पहल हमने जो ओपीडी की है इस टेलीविजन के मंच के माध्यम से, बहुत सारे लोगों तक सूचना पहुंचाना और सही सटीक जानकारी पहुंचाना जरूरी है। आज की परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति, मेरा पहला यह सवाल यही होगा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है या उसको लग रहा है कि कुछ उसके अंदर ठीक नहीं है, सिम्टम क्योंकि चेंज हो चुके हैं इस कोरोना के नए स्ट्रेन में, तो वो अपने घर पर सबसे पहले क्या करे। डॉक्टर संतोष जी। जी, तो पहले तो मैं यही बताना चाहता हूं हमारे देशवासियों की, अगर इस तरह की कोई भी आपको लक्षण दिखाई देते हैं, खांसी आना, जुकाम होना, बुखार आना, किसी तरह के लक्षण आते हैं, तो सबसे पहले इस समय जब जो कोरोना महामारी इस समय फैली हुई है, तो इस समय आप उसको कोरोना ही समझ के पहले अपने घर और घर के अन्य सदस्यों से दूरी बना ले पहले जी। ठीक है, उसके बाद आप निकटतम किसी डॉक्टर से सरकारी अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल में जाकर पहले अपना चेकअप कराएं और डॉक्टरों की सलाह के बाद आप अपना इलाज शुरू करें। आजकल क्या हो रहा है, काफी लोग जो है घबराकर अपना सीधे जाके कोरोना टेस्ट करा लेते हैं, कई बार सीटी स्कैन करा लेते हैं, तो ये करना उचित नहीं है।
पहले आप है कि अपने निकटतम किसी डॉक्टर से उचित सलाह लें, उसकी सलाह के अनुसार ही आप काम करें। डॉक्टर संतोष, मैं एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि अगर किसी को ऐसा कुछ भी अगर सिम्टम आता है, खांसी, जुकाम या फिर कोई दर्द, बॉडी पेन, तो आप उसको कोरोना मानकर ही चलें, यानी ये स्थिति आ गई है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर संतोष, कि जो इस वक्त सबसे अहम चीज मानी जा रही है या कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप आरटीपीसीआर कराइए, क्या यह वाकई उतना जरूरी है या इससे अभी कम से कम कुछ देर के लिए बचा जा सकता है? प्राथमिकता तुरंत आरटीपीसीआर की नहीं है, डॉक्टर से पहले कंसर्न करना यह जरूरी है। नहीं, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, सामान्य जुकाम जो कि एलर्जिक भी हो सकता है, किसी को नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, तो उस केस में आरटीपीसीआर कराना इतना आवश्यक नहीं है। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे केस में डॉक्टर इसको आपको रेक्टिफाई करता है कि आपको कोविड टेस्ट की जरूरत है, अन्यथा नहीं है जरूरत जी। इसीलिए मेरा देशवासियों से अनुरोध है कि पहले आप निकटतम डॉक्टरों से सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी जांच कराएं। ठीक है डॉक्टर संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर मनोज मिश्रा भी हमारे साथ लगातार है और डॉक्टर वीरोत्तम तोमर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वीरोत्तम तोमर आपका। लेकिन उसके पहले डॉक्टर मनोज मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा डॉक्टर संतोष कह रहे हैं कि आज इस वक्त में अगर कोई सिम्टम्स हैं तो वहां पर प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि डॉक्टर से आप फौरन सलाह लें और अपने आप को आप अलग कर लें। घर के अंदर भी हैं तो अपने आप को अलग कर लें परिवार के अन्य सदस्यों से। लेकिन आज कई ऐसी जगहें जहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ परिवार नहीं बल्कि पूरी पूरी कॉलोनियां, पूरा एक इलाका वो संक्रमित हो गया। इस परिस्थिति में फिर क्या विकल्प रह जाता है और डॉक्टर्स इसको लेकर किस तरीके की सलाह देते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति अस्पताल पहुंचना चाहता है, हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसका जीवन खतरे में है। यह स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, जीव स्वभाव है। तो वहां पर उसके लिए क्या बेहतर विकल्प होगा, कैसे होगा? देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज तो जहां तक सिम्टम का संबंध है, सिम्टम बहुत ही वेग है। आपके आंखों में जलन से लेके हेडेक, सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन में दर्द, पैरों में दर्द, कोई भी वेग सिम्टम प्रेजेंट कर सकता है कोरोना में। तो दो तीन चीजें हैं कि एक तो थोड़ी सी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स की इस समय एक समस्या है। हॉस्पिटलों में बहुत रश है। तो जो एक पहला सवाल था कि डॉक्टर ने भी बात करी कि आरटीपीसीआर कराया जाए कि नहीं कराया जाए, मैं यहाँ समझता हूँ कि डॉक्टर्स की राय लेके आरटीपीसीआर आप करा लें। उसका रीजन ये है कि अभी मैं बहुत सारे पेशेंट्स देख रहा हूं जो फीवर से प्रेजेंट किए और टाइफाइड की उन्होंने जांच कराई, टाइफाइड की दवाइयां शुरू करी और 8वें 9वें दिन में वो लैंड अप हो गए चेस्ट इन्फेक्शन में और बहुत की डेथ हो गई। या हम कोल्ड, डेफिनेटली कॉमन कोल्ड तो हमेशा रहता है, सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है तो रिस्क मत लीजिए। आप टेस्ट अगर हो सके, संभव हो सके तो जरूर करा लें। जो भी आपके अपने डॉक्टर्स हैं जिनसे आप फैमिलियल जुड़े हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप अभी भागे इधर उधर रश करें। जो आप कोई डॉक्टर जरूर होता है आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है, वो आप डिस्कस करके और जहां तक संभावना हो अगर करने में आप सेफ्टी और सुकून भी है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है ना कि मान लीजिए आप इन्फेक्ट हैं और आप नहीं करते हैं तो दूसरों को स्प्रेड भी तो कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बेहतर है कि आप ये मान लें कि आज की डेट में कोरोना चल रहा है, बाकी चीजों को साथ में लेके चले, बट आप टेस्ट करते हो तो अगर बाय द वे है तो आइसोलेशन में आप हो सकते हो और शायद इन्फेक्टिविटी आप दूसरों को स्प्रेडिंग करने से बच सकते हो। तो मेरे ख्याल से एक और मुझे लगता है डॉक्टर मनोज कि आप जो बात कह रहे हैं वही बात कमोबेश डॉक्टर संतोष भी कह रहे थे कि सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें और डॉक्टर से आप सलाह लेंगे तो जो बात वो कहना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं खुलकर कि डॉक्टर तो समझ ही जाएगा और फिर आरटीपीसीआर की आवश्यकता रहेगी। ये प्राथमिकता है आज के दौर में। मेरा सिर्फ ये कहना कि खुद प्रिज्यूम ना करें, प्रिज्यूम ना करें। जी। डॉक्टर से जरूर बात करके और अगर संभव हो तो करा लें, कोई उसमें बुराई तो है नहीं और बहुत महंगे टेस्ट भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरी बात ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस टेस्ट के चक्कर में मैं एक चीज और लखनऊ में देख रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज के आसपास बहुत रश हो रहा है। तो मान लीजिए अगर 10-15 कोरोना पेशेंट्स वहां पे है और इतनी भीड़ भाड़ है, 300, 400, 500 लोग इकट्ठे हैं, घंटों वहां पे वेट कर रहे हैं, तो ये भी एक संभावना है कि वहां जो कोरोना वाले पेशेंट्स होंगे उनके कारण आप भी इन्फेक्ट हो जाए। डॉक्टर मनोज फिर इसमें क्या करे, एक आम व्यक्ति क्या करे? जैसा आपने कहा रश हो रहा है,
डॉक्टर्स इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो आम व्यक्ति जो वहां पर पहुंचा है तीमारदार के तौर पर अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर या अपनी जांच कराने, उसके लिए क्या सुझाव है आपका? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप पहुंचते हैं ऐसी जगह पे जहां भीड़ है तो पहले आप अपनी दूरी बना के रखें। बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। दूरी हो सके एक दूसरे से दूरी बना के कि एक दूसरे से कांटेक्ट में थोड़ा सा दूर रहे और एहतियातन के तरफ। हाँ, अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मास्क यूज करें, बिल्कुल। डबल मास्क यूज करें कि जिससे कि स्मॉल जो पार्टिकल है जो आप स्प्रेडिंग इस समय बहुत तेजी से हो रहा है, कह रहे हैं कि एरोसॉल इन्फेक्शन की, स्मॉल एरोसॉल इन्फेक्शन के 0.5 माइक्रोन से भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे बचने के लिए आप डबल मास्क यूज करें। अगर गमछा यूज करते हैं तो 3 लेयर कम से कम यूज करिए और दूरी बना के रखिए और अपने हाथ को, यानी देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर मनोज कही है कि जो हमारे मंत्र है उस मंत्र को हम अक्षरशः पालन करें। अगर हमारी मजबूरी भी हो जाती है ऐसी जगह पर पहुंचना, तो वहां पर भी हम अपने आप को, और अगर हम खुद संक्रमित हैं तो अपने से किसी और को संक्रमित ना होने दें, इसका ख्याल हम तभी रख सकते हैं। और उसका तरीका क्या है वो आपने बता दिया। डॉक्टर वीरोत्तम तोमर साहब, आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन की बात जब आती है और यही कहा जा रहा है कि अचानक से, और इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि फिर वो खतरा ऐसा हो चुका है कि अगर व्यक्ति सही भी हो जा रहा है तो फिर से उसके अंदर जो खतरा है वो हो सकता है, बना रह सकता है, वो स्थिति बनी रह सकती है, क्योंकि अंदर सब कुछ ये संक्रमण डैमेज कर देता है। वायरस जब संक्रमित करता है तो डैमेज कर देता है। किस तरीके का म्यूटेशन है इस बार आपको खुद लगता है? कितना ज्यादा वो खतरा बढ़ा है और उसमें किस तरीके का सुझाव आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जो सबसे मुख्य बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जैसे बुखार, जुकाम, गला खराब के जो लक्षण आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफी चिकित्सक भी और मरीज विडाल टेस्ट करा रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि टाइफाइड फीवर है। डॉक्टर साहब, हमारे तो टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हमें कोरोना नहीं है, हमें टाइफाइड है। तो ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं कि आज की तारीख में अगर इस टाइप के लक्षण आ रहे हैं जिसमें कि वायरल, हम जिसको फ्लू भी मानते हैं, तो उसमें संदेह हमेशा कोरोना का ही रखें। क्योंकि क्या देखा जा रहा है कि 4-5 दिन वेस्ट हो जाते हैं दवाइयों पे चलते चलते, और अचानक से बीमार जो व्यक्ति होता है, रोगी, उसकी ऑक्सीजन एकदम कम हो जाती है। तो अगर पहले से हम इस पर ध्यान रखें और इससे डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर साहब हमें एंटीजन टेस्ट कराना है या ये RT-PCR टेस्ट कराना है, तो उसको जल्दी कराने। कई बार RT-PCR और एंटीजन टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं तो भी संदेह की सुई हमेशा कोरोना पर रखें। और अगर आपके शहर में HRCT टेस्ट उपलब्ध है तो उसको भी करा लें। लेकिन मैं, क्योंकि इतना पेंडेमिक बढ़ गया है और CT स्कैन सेंटर्स पे इतनी भीड़ हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने क्लिनिशियंस के जो एक्यूमेंट है, उनकी जो नॉलेज है, उस पर भरोसा रखें, उनके जो कहे अनुसार इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। देखा क्या जा रहा है, जो आपने म्यूटेशन वाली बात करी, डेफिनेटली आपने विभिन्न समाचार पत्रों और माध्यमों से पता चला हुआ कि डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन की जो बातें हो रही है, वास्तव में इस बार का जो वायरस है वो बहुत तीव्र गति से फैलने वाला है। एक व्यक्ति कम से कम 500 लोगों को संक्रमित कर दे रहा है, तो ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। खास तौर से पिछली बार जैसे बुजुर्गों में दिक्कत, वो भी अपनी तरफ से कॉल करके आपसे कुछ सुझाव चाहेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ एक लखनऊ से दर्शक जुड़ी हैं, अरुण चंद। अरुण, अपनी बात आप रख सकती हैं, आप सवाल अपना पूछ सकती हैं, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव चाहती हो आप? डॉक्टर साहब, जो है हमको जो है कोविड हुआ था, 15-20 रोज हो गया, अब निगेटिव हो गया जी, और हमको कफ जो है ज्यादा निकल रहा है जो है, और जैसे कुछ मुंह में डालते हैं तो गला बार बार साफ करने की इच्छा होती है जो है। नाक, अब कोई चीज खाना वगैरह खाओ तो नाक से पानी निकलने लगता है। वीरोत्तम तोमर साहब, इसका जवाब सर आप देंगे? जो बात अरुण चंद साहब, जो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, वो फीमेल नहीं है बल्कि मेल हैं, उन्होंने बताया है कि उनको कोरोना हो चुका था लेकिन अब ये स्थिति बन रही है फिर भी। उसमें क्या होता है, कई बार ये मुख्य रूप से गले में, फेरिंक्स में दिक्कत करता है, ये जो हमारा वायरस है। तो इसमें कई बार खुश्की से, सूखेपन से ये दिक्कतें आ सकती हैं कई बार। तो बार बार पानी पिएं, कई बार नमक के गुनगुने पानी से गरारे करें। और ये बात बता रहे, खाना खाने के बाद नाक से पानी निकलता है, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ जो फेरिंक्स की मसल्स हैं वो वीक हुई हैं, जिससे कि वो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं और नाक से वापस आ रहा है। तो एक बार अपने न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार चेक भी करा सकते हैं कि ऐसी कोई इनमें दिक्कत फेरिंक्स की मसल्स में तो नहीं आई है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव न्यूरोलॉजिकल
डिसऑर्डर भी पैदा कर रहा है। तो जो हमारी नसें होती हैं फेरिंक्स की, वो ना वीक हो गई हो या मसल्स वीक ना हो गई हो, तो चिंता ना करें, ये ग्रेजुअली चला जाएगा। लेकिन नाक से खाना वापस आने की जो बात कही है उन्होंने, ये वो हमारे जो फेरिंक्स के मसल्स होती हैं, उनमें जो नर्व सप्लाई होती है, उनमें जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव आया है। तो उसको चेक करें और अपनी ईएनटी चेकअप भी करा सकते हैं कि कोई ड्राइनेस ना हो उसमें। तो कोई लोकल पेंट इस टाइप के आते हैं जो बोरोग्लिसरीन वगैरह, जिससे खुश्की ना हो, और पानी को ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक हो जाएगा। अरुण जी, आपने सुन लिया, और ये सुझाव जो आपको डॉक्टर साहब ने दिया है, उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आप अपना न्यूरो टेस्ट भी करा लीजिए, क्योंकि इस बार के संक्रमण में कुछ इस तरीके के परिवर्तन भी हैं और उसका असर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पर भी पड़ रहा है। तो आप जरूर अपना न्यूरो टेस्ट भी करा लें, और साथ में आपने पानी का सेवन करने के लिए जो सुझाव दिया है वीरतम जी ने, उस पर भी आप फोकस करें। आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहतर होगा। डॉक्टर संतोष गुप्ता साहब, जो वीरतम साहब ने बताया, एक सुझाव दिया, और जिस तरीके से ये सवाल आया, देखिए ये भी एक नई चीज है, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति जो कि पीड़ित है, उन्होंने हमें देखा और उन्होंने अपनी वो बातें बताई। क्या ये कॉमन तौर पर है या इंडिविजुअल अलग अलग बदल जाता है? नहीं नहीं, ये सब कॉमन तौर पर ही है। और जैसा कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया है कि लोग जो है विडाल टेस्ट करा ले रहे हैं और कई सारे टेस्ट कराते हैं, बाद में आरटीपीसीआर कराते हैं, उसके बाद उनका रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आता है। तो उस समय काफी देर हो जाती है, मरीज की कंडीशन को उस समय काफी बिगड़ चुकी होती है, उसको संभालना डॉक्टर के लिए फिर दिक्कत की बात हो जाती है। तो मैंने कई केस इस तरह के देखे हैं कि घर में किसी को या परिवार में किसी को अगर कोविड हुआ है, तो लोग अनावश्यक रूप से जल्दी ही तुरंत ही अपना भी आरटीपीसीआर करा लेते हैं, या फिर जल्दी ही एचआरसीटी भी करा लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति है, तो उसमें तुरंत ही आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आएगा, उसके साथ में जो रह रहे हैं। जी जी। उसके लिए कुछ समय चाहिए होता है, क्योंकि वायरस जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो उसमें उसको ग्रो करने का कुछ समय चाहिए होता है, उसके बाद ही आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है। तो इस तरह के लोग अनावश्यक जो है पहले ही टेस्ट करा लेते हैं, वो गलत है। तो मेरा यही कहने का यही है कि टेस्ट जो भी कराने हैं, इसीलिए डॉक्टर की सलाह बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, देखिए डॉक्टर की सलाह, और डॉक्टर खुद अपने आप में समझ जाएंगे कि आपको क्या आवश्यकता है। मैं फिर से अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल भी पूछा और अपनी शिकायत जो उनकी पीड़ा थी उन्होंने साझा की। और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और 1 घंटे का वक्त है हमारे साथ। जो हमारे पैनल में तमाम खास मेहमान हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको उन तमाम शिकायतों को दूर करने में पूरी मदद देंगे। मनोज मिश्रा जी, जो बात यहां पर वीरोत्तम तोमर साहब ने कही, आपने भी कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट किया था, संतोष जी ने भी किया था। आजकल वायरल, टाइफाइड, ये 2-3 चीजें साथ में और भी चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग, और जिसके उदाहरण मेरे पास हैं, 2 ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं मुझे एक टाइफाइड है या मे भी वायरल हो सकता है, और दोनों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ है, लेकिन उन्होंने आरटीपीसीआर अब तक नहीं कराया है। क्या इस तरह की स्थिति, और दोनों को ही लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो चुका है, जब लगातार वो जुकाम से भी ग्रसित हैं, तो वहां पर तो आरटीपीसीआर की आवश्यकता हो सकती थी या होनी चाहिए थी? देखिए, ऐसा है कि कोरोना है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बीमारियां खत्म हो गई। ये जरूर है कि हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, और अपने कॉमन सेंस को और डॉक्टर्स की ओपिनियन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ डिसीजन लेने से बचें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर लगातार सर्दी जुकाम आपको है और बाकी चीजें आप एक्सक्लूड कर रहे हो, ठीक है, तो आरटीपीसीआर तो आप करा लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि फर्दर वो कॉम्प्लिकेट कर गया, तो शायद आप बाद में नहीं संभाल पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल वो आपके नाक में या फिर फेफड़े में यही तक है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि उनको नाक से पानी आता है, डेफिनेटली वायरल न्यूराइटिस भी हो रहा है, न्यूरेल्जिया भी हो रहा है, स्यूडोबल्बर भी हो रहा है, जिसमें आपकी कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो आपके पैलेट, तलवे को और गले को सप्लाई करती हैं, जिनके थ्रू आप सॉलो करते हो, उसमें भी दिक्कत आ रही है। जी, बहुत सारे डॉक्टर साहब राकेश जोशी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि जरा उनका भी एक सवाल हो जाए और आप ही उसका जवाब दें। राकेश जोशी साहब, अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार सभी को। जी
सर मैं भी फिलहाल मैं नेवी में हूँ करंट, और 21 तारीख को मैं मेरे स्टेट उत्तराखंड मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया था, जिसमें 27 या 28 तारीख को रिपोर्ट आई और मैं नेगेटिव था जी। फिर वहाँ से मैं मूव किया, मुंबई आया। मुंबई पहुंच के जब दूसरे दिन मैंने कोविड टेस्ट करवाया तो उसमें आज मुझे इधर पॉजिटिव दिखाया गया है जी। और सिम्टम्स के तौर पे बात करें तो मेरे अंदर कोई सिम्टम्स तो मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन 2 दिन से मुझे स्वेटिंग बहुत है बॉडी में, स्वेटिंग में बहुत फील कर रहा हूँ। ये स्वेटिंग जो है ये मेरे को आज तक कभी नहीं हुई। नहीं, अभी आप कहां पर हैं राकेश? मैं मुंबई में एक होटल में स्टे कर रहा हूँ। अभी आप मुंबई में होटल में, और आपको अभी स्वेटिंग की समस्या है 2 दिन से? जी, मेरे को स्वेटिंग बहुत ज्यादा है और शाम को कभी कभार बुखार आ जा रहा है, लेकिन वो बुखार जैसा फील नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे को उसमें कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन बॉडी तप रही है और फिर नॉर्मल ठीक हो जाती है। मनोज जी राकेश जी के इस शिकायत का निवारण करेंगे आप? हाँ, देखिए निगेटिव तो पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि 100 में से 70% ही 30% गुंजाइश होती है कि वो नेगेटिव आए, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं जनरली कोई बहुत सिम्टम नहीं है बट फीवर है। देखिए साइटोकाइन स्टॉर्म्स इसमें होता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है, जिसके कारण जो है आपकी पल्स रेट भी बढ़ेगी, स्वेटिंग बढ़ेगी, सिंपैथेटिक बॉडी में एक स्टिमुलेशन होता है जिसके कारण इनको पसीना ज्यादा आ सकता है, फीवर हो सकता है और इनकी पल्स भी बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि इनके सैचुरेशन ठीक हो। कोविड मान के चले, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, चीजों को ऑब्जर्व करें, अपने जो आसपास जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप अपना राय लेके अगर कुछ मिनिमल मेडिकेशन आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। इवन पैरासीटामोल वगैरह तो आपको लेना चाहिए। और अपनी पल्स को भी कभी कभी में देखने में आ रहा है कि मायोकार्डाइटिस बहुत हो रहा है, मतलब हार्ट को इफेक्ट करता है, तो आपकी पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 100-110 से ज्यादा है तो डेफिनेटली आप उस पर अवेयर रहिए, और 120 से ज्यादा है तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए अगर आपकी पल्स इतनी नहीं रहती है तो। कभी कभी थायराइड के पेशेंट्स होते हैं जो चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म हो, उन कंडीशंस में भी आपकी पल्स बढ़ी रहती है। तो आपकी जो पहले की पल्स है और आज के पल्स में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है और बहुत ज्यादा है तो इस चीज को भी देखना है। और साथ में अभी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि किडनी पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो आप पानी खूब सारा पीते रहे और यूरिन आउटपुट भी आप देखते रहे कि आपके पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं है, जलन तो नहीं है, कोई भारीपन तो नीचे के हिस्से में नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें, बाकी आप देख ही रहे कि डायरिया भी साथ में हो ही रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल मल्टीपल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो बिल्कुल विजिलेंट रहने की जरूरत है। और किसी भी माइनर सिम्टम्स को भी आप अपने डॉक्टर तक लेके आइए, सेल्फ डिसीजन मत लीजिए। राकेश जी आपने सुन लिया? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं पूरी प्रिकॉशन लूंगा। जी, और क्लाइमेटिकल चेंजेस भी हैं। आप मुंबई में हैं तो हो सकता है क्लाइमेटिकल चेंजेस, लेकिन फिर भी मनोज जी ने जो बात कही है, डॉक्टर मनोज की बात को आप जरूर माने और जल्द से जल्द अगर वहां पर और भी डॉक्टर आपके संपर्क में हैं तो उनसे भी सुझाव लें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वीरोत्तम तोमर साहब। जो इस वक्त एक अजीब सी स्थिति बन गई, एक तरफ अभी भी लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के तरीके बताए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वाला जब मामला निकल कर आया इस दूसरी लहर में, वहां पर वाकई 2 तरह के सिम्टम, कोई संक्रमित हो रहा तो उसको ऐसा कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो रही है, लेकिन किसी को एकदम से इस गति से हो रही है कि अच्छी खासी, बहुत ज्यादा उम्र वाले नहीं, युवा लोग जो हैं उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जा रहा है। इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? और इसमें ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वाकई ऑक्सीजन उनका सही है, लेकिन वो मेंटली अपने आप को मान रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ कि जो आपने कहा कि ये अचानक किसी में तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन ड्रॉप कर जा रही है और किसी में देर से हो रही है। होता क्या है कि इस बार यह देखा जा रहा है कि यंग जो हमारे जो युवा वर्ग है उसको खास तौर से पकड़ रहा है। इस बार बच्चे भी और युवा वर्ग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और युवा वर्ग में क्या होता है, जब पहले बुखार आता है तो 4-5 दिन वे सोचते हैं वैसे ही थकान है, ठीक हो जाऊंगा, मैं तो दौड़ता हूँ, मैं तो 8 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, मेरे पास फोन आते हैं डॉक्टर साहब मैं तो 8 किलोमीटर रोजाना दौड़ता था, मुझे कैसे हो गया। तो वे क्या करते हैं कि वो अपने रेजिस्ट करते हैं कुछ दिन के लिए, 5 दिन 7 दिन इसको खींचते हैं। तब वो साइटोकाइन स्टॉर्म वाली बात जो हमने बात करी डॉक्टर मनोज ने बताई है, वो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि
छठे दिन 7वें दिन जब वो फीवर के साथ पहुंचते हैं तो सडनली देखा जाता है कि उनका लेवल 75% है, 80% है। इसको हम लोग हेप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। हेप्पी हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को लगता नहीं मैं ऑक्सीजन कम हो गई है, लेकिन जब हम पल्स ऑक्सीमीटर में चेक करते हैं तो उसका सैचुरेशन 80%। विरुत्तम जी मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ गोरखपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे सवाल भी हम ले लेते हैं और आप ही उसका जवाब देंगे। विजय हमारे साथ जुड़े हुए, विजय कुमार अपना सवाल पूछें, आपकी क्या शिकायत है? विजय, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी सर। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं, कोई शिकायत है तो बता सकते हैं। जी जी सर। आप सभी को नमस्कार सर। जी सर कह रहे हैं कि काफी दिनों से मुझे ये क्या खांसी जुकाम है, बुखार बहुत नॉर्मली है, ठंडा वगैरह जैसे कि नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी ले रहा हूँ तो नाक में थोड़ा सा ब्लड आने की शिकायत है, और अभी रात को सांस होने की थोड़ी शिकायत थी सर। आपने टेस्ट कराए थे अपने? जी जी जी। तो उसमें क्या कुछ रिजल्ट आया उसका? नेगेटिव है, लेकिन आपको मतलब नाक से खून आने की समस्या है? जी जी जी। कोल्ड ड्रिंक पीने पे सर, हमेशा गर्मी के दिनों में पीता हूँ तो वही होता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हो रहा है? जी जी। डॉक्टर विरुत्तम, आप बताएंगे, इनकी रिपोर्ट तो निगेटिव है लेकिन गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीने पर इनको समस्या आ रही है, क्या इसका कोई कोरोना से लेना देना है या इसके लिए भी कोई इनको बेहतर सुझाव आप दे सकते हैं? हाँ, देखिए ये अभी के नहीं, ये कहते हैं कि बार बार पहले भी होता है। मेरे ख्याल से इनको हिस्ट्री इस टाइप की दी है, शायद पहले भी होता है। अगर प्रथम बार हो रहा है तो जरूर चेक करा सकते हैं कोरोना के लिए, लेकिन अगर ये बार बार गर्मियों में दिक्कत होती है तो ड्राइनेस की वजह से, नाक में ड्राइनेस की वजह से हो सकती है। कोका कोला का ऐसे कोई संबंध अभी तक कोई ऐसे रिसर्च में तो नहीं आया कि ऐसे कोई ब्लीडिंग करती है, लेकिन हाँ ये ड्राइनेस की वजह से जरूर ये परेशानी हो सकती है। तो ईएनटी का चेकअप करा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत तो बीपी अपना चेक करा के रखें, और खून पतला तो नहीं रहता इनका, कोई ऐसा कोई दवाई तो नहीं लेते खून पतला करने वाली जिससे इनको परेशानी आ रही है, इकोस्प्रिन वगैरह जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। पर डायरेक्ट ऐसा अभी तक विदाउट फीवर और सडनली ये कोका कोला के बाद ऐसे दिक्कत आने की संभावना मुश्किल है। देखिए विरुत्तम जी जो बात कर रहे हैं, विजय जी आपने सुन लिया, और उन्होंने डॉक्टर विरुत्तम तोमर ने जो सुझाव दिया वो आप जरूर माने, और साथ में एक सुझाव मेरा भी है, कोल्ड ड्रिंक से अगर दिक्कत हो रही है तो आप लस्सी पीजिए, शिकंजी पीजिए गर्मी के मौसम में, और ये दोनों ही पदार्थ बहुत बेहतर हैं। विरुत्तम साहब, जो मैंने सवाल किया था ऑक्सीजन को लेकर, उसको थोड़ा सा डिटेल और आप समझाएं कि आज ये 2-3 तरह के अलग अलग सिम्टम जो हैं उसमें किस तरीके से आप घर बैठे कम से कम अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर जरूरत है तो फिर उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा भी क्या कोई विकल्प है? हाँ, देखिए पहला तो ये है कि अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है आपका 93, 94, तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है जी। आप उल्टा लेटने की जो प्रोन पोजीशनिंग हमने बताई है, यहाँ पे हम ज्यादातर मरीजों को बता रहे हैं कि प्रोन पोजीशन में लेटें, अधिक से अधिक आदत डालने, प्राणायाम करें, योगा करें, भाप लें, इन तरीकों से। और जो इनहेलर, खासतौर से हमने ब्यूडीकॉट इनहेलर का हमने एडवाइस किया है, जो कि एम्स के हमारी गाइडलाइंस में भी आया है। ब्यूडीकॉट रोटा कैप्सूल्स होते हैं 400 मिलीग्राम का, उसको 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम, उसको रोटा इनहेलर से शुरू करवा रहे हैं सुबह, जिससे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ पर वीडियोसनाइड है, बिल्कुल रिकमेंडेशन में आ रहा है कि हम इस माध्यम से बता सकते हैं कि हम उसको लेना शुरू करें। और खास तौर से इस चिंता का विषय तब आता है तब ये 90 से नीचे खास तौर से आ जाए, 92 तक भी हम घर पे मैनेज कर सकते हैं ऐसे मरीजों को, अगर आपके आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अवेलेबल हैं जी, उनसे आसानी से हम घर पे लगा सकते हैं, सिलेंडर से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे जा रहा है, ऑक्सीजन 88, 85, 86 जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको घर पे या अस्पताल की सहायता लेनी पड़ेगी। जो सिंपल तरीके हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, और ये भी उपलब्ध नहीं है तो उल्टा लेटना है, लंबी सांसें लेनी है, प्राणायाम करना है, और जो मैंने इनहेलेशन वो बताया जो दवाई, उसको तो शुरू कर ही देना है। और जो अलग जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं घर पे, उसका जो कॉम्बिनेशन है जो चिकित्सक दे रहे हैं, उसको अगर शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टेरॉइड के जो हम साथ में यूज करके साथ में और एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स जितनी भी दे रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि अगले 24 घंटे 48 घंटों में उसका फर्क आना शुरू हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी ये लोग अपने चिकित्सक से मिले, और पूरी संभावना है कि उनको बिल्कुल। लेकिन विरुत्तम जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहकर भी चिकित्सकों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज की तिथि ऐसी है, मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि खुद चिकित्सकों पर भी बहुत ज्यादा बोझ है, लेकिन फिर भी जैसा डॉक्टर मनोज ने भी कहा था, संतोष जी ने भी कहा था, आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आप कनेक्शन निकाल सकते हैं या संवाद कर सकते हैं, और हम भी देखिए एक प्रयास कर रहे हैं यहां पर आप लोगों के जरिए। इसी बीच में वेस्ट बंगाल से हमारे साथ अजय मंडल साहब जुड़ चुके हैं, एक दर्शक। अजय मंडल, अपनी बात आप रख सकते हैं।
हम बोल रहे हैं मेरा बड़ा भाई को आज से 20 दिन आगे जी उसको खांसी या बुखार था। तो हम लोग समझा नहीं जी। जी आज बोल रहे हैं मेरा बड़ा भाई। आप बोलिए, आप बोलिए, एक बार में अपनी बात रख दीजिए क्योंकि बात तो बार बार रिपीट हो रही है। आप वहां का वॉल्यूम अपने टेलीविजन का कम कर लीजिए, अपनी बात रखिए। खांसी होता रहा, हॉस्पिटल में भर्ती किए जी वो मर गया। तो ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी मेरा 4 भतीजी है, एक भाभी है। इस सबको आपको मैंने बुखार हो रहा है, खांसी हो रहा है। तो हम उन लोग को एक तो दवा दिए हैं, अभी वो लोग सब कंट्रोल में है। सिर्फ भाभी का थोड़ा वो गला में ना जी थोड़ा खाना वाना नहीं खाने सक रही है, बोलिए कि खूब दर्द कर रहा तो है। ये मंडल साहब, ये दवा आपने डॉक्टर से पूछ के दी है या अपने से दे दी है? ना हम अपना टैबलेट है ना 200। कौन सी टैबलेट? सेप्रोडेक्सिन, जी। वही आपको मोनोसेट। जी ना हम अपना मन से दिए हैं। अच्छा, अपने मन से आपने दे दिया है। जी जी, या पैरासिटामोल सारे आपको नहीं लगा कि शायद डॉक्टर अगर सजेस्ट करते तो ज्यादा बेहतर होता? अभी अभी आपने अपने भाई को खोया है जैसा आपने बताया, और परिवार में आपकी बच्चियां हैं, आप अस्पताल में ले गए तो मार दिया। देखिए, मैं चाहूंगा इसका जवाब, ये बहुत मार्मिक विषय है। संतोष जी, आप जवाब दे। देखिए, मंडल साहब का ये कहना है कि अस्पताल उनका भाई पहुंचा तो फिर वहां से वो लौट कर नहीं आया। ये इनकी भावनाएं हैं, आहत हुई हैं, और अब इनके परिवार में इनकी भाभी, कुछ बच्चियां वो बीमार हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो इनके जरिए खुद ये अपने तरीके से दवाएं दे रहे हैं और उसको दुरुस्त कर रहे हैं। ये जो दवा दे रहे हैं, क्या वो बेहतर है? इसके अलावा कोई सुझाव है डॉक्टर संतोष? मंडल साहब ने अपने भाई को खोया है, तो इसके लिए तो उनको आहत होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मेरा मंडल साहब से यही अनुरोध है कि वो डॉक्टरों पे भरोसा रखें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, उसको बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता है। लेकिन ये इस तरह की बीमारी है जिसमें कई दुर्घटनाएं हो जा रही हैं लोगों के साथ जी। तो अब जैसा कि मंडल साहब बता रहे हैं कि उनके घर में जो है कई सदस्य जो है बीमार हैं इस समय, और वो अपने मन से दवाई दे रहे हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि पहले जाके उनका डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि घर में एक सदस्य कोविड पॉजिटिव रहा है तो सभी सदस्यों का RT-PCR होना आवश्यक है। उसके साथ साथ जिन मरीजों को हो सकता है कि सांस लेने में तकलीफ, जैसा कि बता रहे हैं कि गले में दर्द हो रहा है, गले में हो सकता है गले में स्वेलिंग हो गई हो, चेस्ट में भी स्वेलिंग हो गई हो, जिस वजह से अब हो सकता है कि इनको सांस लेने में तकलीफ हो, तो टीटी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा ना हो कि कहीं लेट हो जाए और इनको फिर से काफी दिक्कत हो जाए, और उस समय जब ये हॉस्पिटल लेके जाएं मरीज को या अपने सदस्य को, तो फिर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए। इससे बचने के लिए इनको मंडल साहब को डॉक्टरों पे, हॉस्पिटल पे भरोसा रखना होगा और उनके पास जाके उनसे सलाह से ही दवाई लेनी होगी। मंडल साहब, आपने सुन लिया? हेलो सर, जी। एक सेकेंड सर। जी बोलिए। 5 आदमी में 4 आदमी ठीक हो गया मेरा दवा से। उसको विस्कोडीन कफ सिरप दिए, हफली उफली खांसी सब अच्छा हो गया है। सिर्फ ये भाभी का थोड़ा खाना खाने में तकलीफ हो रहा है बस। मंडल साहब, डॉक्टर संतोष ने, देखिए, आपके परिवार के एक सदस्य को, अपने भाई को आपने खोया, उसके लिए उन्होंने भी कहा कि वाकई ये आहत करने वाली बात है, लेकिन फिर भी वो भी कह रहे हैं कि आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, कहीं देर ना हो जाए। 4 बच्चियां ठीक हो गई हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने दवा दे दी, लेकिन अगर भाभी के साथ कुछ अगर बुरा हुआ तो फिर शायद आप अपने आप को कोसते रह जाएंगे कि क्यों नहीं मैं अस्पताल ले गया। आप अस्पताल मत ले जाइए, कम से कम एक डॉक्टर से बात कर लीजिए, अगल बगल किसी और जगह पर कोई डॉक्टर होंगे, उनसे आप सलाह ले लीजिए। जो भी सिम्टम है, अगर खाने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर संतोष ने कहा कि मे भी हो सकता है कि स्वेलिंग हो गई हो इस वजह से, तो आप सलाह जरूर लें। यह हमारी तरफ से सुझाव है। मंडल साहब, आपका परिवार सुरक्षित रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संतोष, इस तरीके का एक माइंडसेट भी बन चुका है, ये अपने आप में होता है। कई बार हमने देखा, कोरोना काल की जब शुरुआत हुई तब हमने देखा कि बहुत सारे लोग डॉक्टरों से लड़ जाते थे। कुछ जगहों पर डॉक्टरों की तरफ से भी कुछ ऐसे हुआ क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन आ गई थी, और आज ये पैंडेमिक एक बार फिर से भयावह रूप में है। वहां पर ये माइंडसेट लोगों का बन गया है कि नहीं भाई, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अस्पताल तो कतई नहीं जाना है, और दूसरी तरफ अस्पतालों में भीड़ भी लग रही है। इन दोनों को कैसे हम समझें और वहां पर क्या सुझाव होगा?
देखिए, इस स्थिति में जब इस तरह का ग्लोबल पैंडेमिक बना हुआ है कोरोना, इस स्थिति में कई लोगों के साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, अस्पताल में कई अनहोनी घटनाएं हो रही हैं और कहीं पे कुछ असुविधाएं भी हो रही हैं, जैसे कि अचानक से मरीजों का एकदम लोड बढ़ गया हॉस्पिटल पे, तो ऑक्सीजन की कमी, इन वजह से भी कई मरीज जो है मैंने देखे हैं जो कि हॉस्पिटल में सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई मरीज जो हॉस्पिटल में किसी वजह से मतलब हॉस्पिटल में अगर एक्सपायर हो जाते हैं जी, वो किसी ना किसी कमी के रूप में उसको जो है स्वीकारते हैं और वो जो है डॉक्टरों पे ही वो जो है अपना रोष निकालते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो है इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा मरीजों को डॉक्टरों पे, हॉस्पिटल पे थोड़ा सा भरोसा रखना होगा, आपस में सहयोग करके ही इस मुसीबत से निकला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर संतोष, जो आप कह रहे हैं कि आपको दोनों तरफ दो तरफा भरोसा रखना होगा, क्योंकि जितनी मुश्किलात आज एक आम व्यक्ति के लिए, उतने ही मुश्किल दौर में डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं और कई कई घंटे 24-24 घंटे वो पीपी किट में लगातार काम कर रहे हैं। तो समस्या सबके लिए है और किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से किसी का नुकसान हो जाए अलग विषय है, लेकिन कई बार सामूहिक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से एक दर्शक जुड़े हैं, विजय। विजय, अपनी बात आप रख सकते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े। विवेक शर्मा है जी जी, बताइए विवेक। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ, देखो दरअसल की जैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, बड़ी ही आपदा है भारत की। जी जी। तो सर एक चीज समझ में नहीं आती है, जब इतने बड़े हमारे यहाँ देश में डॉक्टर लोग हैं, अभी तक ये लक्षण जो है बाहर से बता देते हैं कि गला खराब है या बुखार आया है, आइसोलेट हो जाइएगा, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आरटीसी की रिपोर्ट जो होती है पॉजिटिव आ गई। क्या इनका पोस्टमार्टम करके ये नहीं जानकारी निकाली जा सकती कि शरीर के अंदर कहाँ पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? सिर्फ बाहर से हम लोग ये बता रहे हैं कि फेफड़ों को इफेक्ट करता है, कभी लीवर को हटता है, ये चीजें हम बता रहे हैं। कोई डॉक्टर कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। क्या चीजें का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता? शर्मा साहब, आपका जो सवाल है वो असल में शंका वाला सवाल है। इसका जवाब मैं मनोज जी से चाहूंगा, डॉक्टर मनोज देंगे, लेकिन उसके पहले मैं उसका आपको जवाब देता हूं। अभी शायद आपने थोड़ा देर से हमें देखा होगा, हमारे साथ जो डॉक्टरों के पैनल लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग बार बार यही बता रहे थे कि इस बार नए स्ट्रेन में म्यूटेशन होकर जब वायरस नए स्वरूप में आया है तो इसका मल्टी ऑर्गन पर असर पड़ रहा है। पोस्टमार्टम करने की ही जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया वाला सवाल एक तरीके से हो गया, लेकिन फिर भी ये आपके मन का सवाल है, तो मैं जरूर चाहूंगा इसका जवाब मिले, क्योंकि हर एक सवाल का जवाब इस ओपीडी चर्चा के जरिए मिलना ही चाहिए। मनोज जी, आपने सुना शर्मा साहब का सवाल। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम करके बताएं कि कौन कौन सा ऑर्गन फेल्योर हुआ, कहां कहां पर संक्रमण ज्यादा था, या फिर इस वायरस ने सबसे ज्यादा किस पार्ट को इफेक्ट किया, ये वो जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल एक सामान्य मन की शंका होती है कि आखिर ऐसा क्या है कि एक कोरोना तो एक ही है, हेडेक भी हो जा रहा है, पेट भी खराब हो जा रहा है, फेफड़े भी पकड़ ले रहे हैं, और तो मतलब ऐसा क्या है कि उसमें शरीर के सारे ऑर्गन्स पकड़ ले रहा है? तो एक स्वाभाविकता है, लेकिन ये एक वायरस है और हमारा वायरस जो है शरीर के किसी भाग को भी इफेक्ट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके पहले भी बाकी सारे वायरसेस है और वायरल डिजीज होती हैं जो बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, ऑटोप्सी, इस पे मुझे नहीं पता कि अभी कोई इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे और ऊपर के लेवल पे कोई कंसेंसस है कि इनकी ऑटोप्सी की जाए और सारी चीजें फाइंड आउट की जाए। ये इस पे अभी कहना हमारे लिए आसान काम नहीं है कि हर एक केस का पोस्टमार्टम हो, ये संभव नहीं है। बट कुछ साइंटिफिक एविडेंस के लिए और बहुत सारे आगे की रिसर्च के लिए ऑटोप्सी होती है नहीं होती है, ये इसका डिसीजन जो है ऊपर के लेवल पे किया जाता है और इस पे अभी कमेंट करना मुश्किल है। बट आप ये समझ लें कि ये सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इस शंकाओं से दूर रहे, अपनी समस्या को डॉक्टर तक ले जाइए, मैं आपको यही सजेस्ट करूं। शर्मा साहब, आपने सुन लिया, आपका सवाल एक मानव शंका वाला सवाल हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर कोई निर्देश सरकारी तौर पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी ऑर्गन इस बार ये अपने आप में अटैक है इस वायरस का, क्योंकि एक दौर में जब कोरोना शुरू हुआ था, शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि भारत के लोगों की इम्यूनिटी पावर भी अच्छी है, इस वजह से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं, लेकिन वायरस अपने अंदर म्यूटेशन करता है। जब आप उसको समझेंगे तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, और अगर म्यूटेशन हुआ तो उसने हमारी इम्यूनिटी के हिसाब से अपने आप को और मजबूत किया है।
यह भी एक तरीका है इस बात को समझने के लिए कि इसी वजह से सिर्फ फेफड़ों पर नहीं, इसका असर हर एक ऑर्गन पर इस बार हो सकता है। सिम्टम भी इसी वजह से बदले हैं। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरोत्तम जी, देखिए एक बड़ी अजीब सी बात है, शुरुआती दौर में कहा कि इसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो फेफड़ों पर ही होता है और कई महीने तक ये चर्चा चलती रही। इस बार आप भी कह रहे हैं, तमाम देखिए दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके के सिम्टम है, अलग अलग ऑर्गन पर इसका असर है, किडनी से लेकर फेफड़े से लेकर न्यूरो प्रॉब्लम्स भी डेवलप इसमें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये वायरस जो बदलकर स्वरूप आया ये कितना घातक हो गया और अब इससे लड़ने के लिए और क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर की बड़ी जरूरत है, फेमीफ्लू चाहिए ही चाहिए। क्या उससे अलग भी जैसा पहले था कि भाई आप आइसोलेट रहिए, जरूरत पड़ेगी तो फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि ये आपको चाहिए, ये दवा आपको लेनी है, शुरुआती दौर में ही क्या दवा शुरू कर दें हम अगर लक्षण दिखते हैं तो? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें तुमसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि म्यूटेशन की वजह से तमाम तरह के जो शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ा है। वास्तव में पहले भी वायरस में था, लेकिन इस बार बहुत तेजी से इसका असर हुआ है। संक्रमण की तीव्रता बहुत ज्यादा है और लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कि 99% लोग अभी भी घर पे ही ज्यादातर केसेस ठीक हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग इतने गंभीर हो रहे हैं। उनको सिंपल तरीके बुखार दवाइयाँ और जो मल्टीविटामिन और जो सिंपल दवाइयाँ जो हमारा प्रोटोकॉल बनाया है ICMR ने, उसके थ्रू ज्यादातर केसेस ठीक हो जा रहे हैं। कुछ प्रतिशत केस मैंने जैसे पहले बताया कि या तो देरी की वजह से या जो ओल्ड एज वाले हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको शुगर है, जिनको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो गिरफ्त में ज्यादा आ रहे हैं, उनमें मृत्यु दर थोड़ी सी ज्यादा है। बात आई आपने रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है WHO ने कि अगर रेमडेसिविर नहीं है तो उसके लिए भागे ना, कालाबाजारी से दवाइयां ना लें, क्योंकि कई बार नकली दवाइयों का भी रैकेट पकड़े गए हैं कि बिल्कुल दवाइयां खरीद रहे हैं और वो नकली दवाइयां हैं। तो ये रामबाण दवाई नहीं है। जो हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं प्राथमिक रूप से दवाइयां, वो बहुत कारगर हैं, उनसे ज्यादातर मरीज ठीक हो जा रहे हैं। हाँ, अगर रिकमेंडेशन दे रहे हैं डॉक्टर तो वो उपलब्धता सरकार की तरफ से मेरा आग्रह भी है और जो कि उनको जल्दी से जल्दी कम दरों पर अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाए। बात आती है कि हमने कहा कि और क्या चीजें ऐसी इसमें है कि जो में दिया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो रोके जाने का जो तरीका है, सरकार से अनुरोध है कि तेजी से अब वैक्सीनेशन कराया जाए। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन भारत की वैक्सीनेट हो जाएगी उतनी ज्यादा इसका प्रकोप धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि सरकार अपने प्रयास में लगी भी है कि ये ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करें। बिल्कुल, और इसी वजह से जो 2 वैक्सीन हमारे देश के हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप की थी, कुछ और वैक्सीन जिन पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जो अभी आने वाली है, उसके अलावा रशिया के स्पुतनिक 5 को भी अब जोड़ दिया गया है इसमें और उसकी सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। तो जो अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है और 18+ वालों के लिए खासतौर से 1 तारीख से, तो उसमें भी गति अब बढ़ेगी। वीरोत्तम जी हमारे साथ आप बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ आजमगढ़ से वीरेंद्र जोड़ रहे हैं। वीरेंद्र, अपना सवाल आप ले सकते हैं। जी सर, ये सर जो है 2007 से सर ना। जी जी। तो सर 2007 से जो है सर मुंह से ब्लड आ रहा था। 2007 से? हाँ जी जी। तो सर बहुत PGI में दिखाया सर, बहुत डॉक्टर सर्जन को दिखाया, लेकिन सर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अभी भी आपको मतलब मुंह से खून आने की समस्या है? हाँ जी, कभी महीने 15 दिन में आ जाता है। तो कितना ब्लड कितना निकलता है? ब्लड कभी थोड़ा आता है, कभी ज्यादा आता है। चलिए, कोरोना से फिलहाल तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना है, क्योंकि ये 2007 से आपकी समस्या, लेकिन फिर भी इस समस्या का भी निवारण मैं चाहूंगा। डॉक्टर संतोष, आप कहना चाहेंगे कुछ इस पर? इनकी समस्या काफी पुरानी है। तो 2007 से इनको ब्लड आता है। तो इस समस्या के लिए पहले इनको जो है किसी न किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, इन्होंने PGI तक भी दिखाया, इनका कहना है। PGI तक दिखाया है तो वहां पे कोई निष्कर्ष उन्होंने जरूर निकाला होगा वहां पे डॉक्टर ने कि इसके बारे में इनको बताया होगा कि ये ब्लड क्यों आता है, या कुछ जांचें हुई होंगी जिससे पता चलता होगा कि नाक से ब्लड आ रहा है, कि मुंह से आता है, गले से आता है, या फिर कुछ ऐसा है कि जिस वजह से इनको बार बार जो है इन्फेक्शन होने की वजह से भी आ सकता है ब्लड आते। लेकिन इसका कोरोना से कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। ये है।
तो मेरा इनका सलाह यही है कि ये जो है किसी डॉक्टर जहाँ पे पीजीआई में दिखा रहे हैं तो उनसे एक बार फिर से आप डॉक्टरी सलाह ले वीरेंद्र जी, ये कहना है डॉक्टर संतोष का, क्योंकि कोरोना से आपके इस बीमारी का कोई सीधा कहीं से कनेक्शन नहीं जुड़ा है। बहुत शुक्रिया खैर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर संतोष, मैं अब एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, जो बात विरोत्तम जी कह रहे थे कि इस बार के बदलाव में क्या जरूरतें हैं, क्या बदलाव और है जो कि आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए दिए जाने चाहिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हो और उसको हल्का फीवर आ रहा हो, उसको लग रहा हो कि चलो मान लिया कोरोना का दौर है और वो कोरोना में है, लेकिन फिर भी वो अस्पताल नहीं जाएगा इस वजह से क्योंकि वहां पर बर्डन भी वो नहीं बढ़ाना चाहता, अपने आप को भी बचा रहा है, अपने परिवार को बचा रहा है। इस भाव वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर डॉक्टर से सलाह न ले पा रहा हो, या अगर डॉक्टर सलाह दें उनको तो क्या देंगे, कौन सी वो दवाएं बेसिक, चूंकि हमारा आयुर्वेद से भी एक कनेक्शन है तो कई चीजें जो कि हमने शुरुआती दौर से देखा कि काढ़ा और तमाम तरह की चीजें, तो वो शुरुआती चीजें क्या हैं एलोपैथ से लेकर आयुर्वेद से लेकर? देखिए इस समय जो है किसी भी स्वस्थ मरीज को अगर जैसे कभी बुखार आ जाता है या हल्का सा जुकाम होता है, शरीर में बदन में दर्द होता है, इस तरह की कंडीशन में अस्पताल में जाना उचित नहीं है। अभी कई जगह पे डॉक्टरों ने अपने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तो उन हेल्पलाइन नंबर से पहले संपर्क कर सकते हैं जी। अगर उनसे संपर्क किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो बुखार आने पे सिंपल जो दवाएं आती हैं, पैरासीटामोल है, ये सब ले सकते हैं आप जो है। अगर इन दवाओं से अगर आपकी स्थिति कंट्रोल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये स्थिति कंट्रोल नहीं होती है, अगर लगता है कि हमारे शरीर में ये स्थितियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं और साथ में कई दिक्कतें स्टार्ट हो रही हैं, उस परिस्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और उससे सलाह लेनी होगी। दूसरा, अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप इस समय घर पर प्राणायाम करें, योगा करें, जिससे कि आप अपने लंग्स की क्षमता बढ़ा सकें। दूसरा, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या किसी तरह का ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल सेवन करते हैं, तो आप इस समय इन सब चीजों को छोड़ दें, क्योंकि ये स्मोकिंग और ये सब जो है लंग्स को और नुकसान पहुंचाते हैं। साथ में अगर आप हल्का सा बुखार है या जुकाम हो रहा है तो उस समय भाप लेना शुरुआत कर दें, क्योंकि भाप लेने से अगर थोड़ी बहुत जो भी लंग्स में स्वेलिंग होती है या इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको जो है कम कर देता है। चलिए ये वो बेसिक सुझाव हैं जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति या जिसमें हल्के कुछ इस तरीके के सिम्टम है तो अस्पताल न वो जाना चाहता है, और अगर वो नहीं जा पा रहा है तो भी अपने घर पर इसकी शुरुआत कर सकता है। एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े अमर अपनी बात रखें। हाँ जी सर, ये मुझे ना कई दिन से गले में जो खराश हो जाती है ना, ये लॉकडाउन नहीं भी था, कोरोना बीमारी उससे पहले से मतलब गले में बहुत ज्यादा खराश होती है। नहीं, लॉकडाउन से खराश नहीं होती है, हाँ बीमारी से खराश हो सकती है। आपकी समस्या मतलब कोरोना से पहले की आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ये शुरू से लेके खराश नहीं जा रही मेरी, बस मैं इसका सोल्यूशन पूछना चाह रहा हूँ। कितने साल से अगर ये है तो? ये मतलब कोरोना होने से पहले से ही हो रही है। आपको कोरोना हुआ था? नहीं। मतलब ये बीमारी, ये वायरस आने से, भारत में वायरस आया उसके पहले से आपकी बीमारी? आप ये खराश ये बहुत सारी हो रही है, आ जाती सूखी सी खराश है, कोई वैसी दिक्कत नहीं, खाने पीने में उठने वैसे कोई दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये खराश कई बार। डॉक्टर मनोज मिश्रा, खराश की समस्या और बहुत पुरानी समस्या है, अब इसको कैसे कहें, क्या ये एक शंका वाली समस्या है या हो सकता है कुछ ऐसा? ये अमूमन समस्या है, एलर्जिक और पोल्यूशन इसका बहुत बड़ा कारण है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी क्या होता है कि नाक में आपके एलर्जी होती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके कारण म्यूकस इकट्ठा होता है और नाक के पीछे पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं, वो हमारे गले पे आता रहता है, पीछे की दीवार पे, जिससे इरिटेशन होता है, तो इसके कारण खराश आती रहती है। हाँ, कोरोना में भी ये चीजें हैं, तो अगर इरिटेशन, ये खराश के साथ साथ और भी कोई चीजें हो रही हैं और साथ में फीवर, देखा गया कि एक फीवर बहुत ही कांस्टेंट फीचर है कोरोना में। मैक्सिमम लोगों में अगर कोरोना सिम्टोमेटिक होता है तो फीवर जरूर आता है जी, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर फीवर भी साथ में है तो चीजें ने, और नहीं तो केवल एलर्जिक है तो स्टीम करें, और एंटी एलर्जिक दवाइयां होती है डॉक्टर के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं, तो वो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो अगर 2-3 बातें मैं आपको एक बताना चाहूंगा, इसमें इम्पोर्टेंट है कोरोना के हिसाब से, कि देखिए ऐसा है कि जैसे डॉक्टर भी बता रहे थे कि मैक्सिमम लोग घर पे ही ठीक हो जाएंगे। डेफिनेटली हमारे हिंदुस्तान की जो परेशानी ये है, हमारी जनसंख्या है, इतने ज्यादा लोग हैं, अगर 1% भी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो हमारा हॉस्पिटल
या कह सके कि हम इतने लोगों के लिए तैयार नहीं हैं कि हम उनको इलाज दे सके। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर ये आया कि जब पहला आपको कोरोना का एपिसोड चालू हुआ था, उस समय ये सारी स्ट्रेटेजी लगभग क्लियर थी कि आप किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट करोगे, और उसमें सबसे मुख्य चीज निकल के आई कि ऑक्सीजन हमें देनी है और ऑक्सीजन ही हमें उसको ठीक कर सकती है और हमारे लंग्स फेफड़े को ठीक रख सकती है। लेकिन हमारा स्ट्रेटेजिक फेल्योर रहा कि हम उसको असेसमेंट नहीं कर पाए। बिल्कुल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इस तरह के कोई भी एपिडेमिक्स होते हैं, उनके वेव्स आते हैं। स्पेनिक फ्लू था, उसके भी 4 वेव्स आए थे। पहले में सबसे कम लॉस हुआ था, सेकंड सबसे ज्यादा खतरनाक था, उसके बाद थर्ड और फिर फोर्थ था। तो ये डेफिनेटली था, और इसके पहले भी अदर कंट्रीज में ये चीज आई थी, और शायद हम इस बाकी चीजों में उलझ के इस बात पे ध्यान नहीं दे पाए कि हम कम से कम कुछ नहीं तो कुछ ऑक्सीजन के बेड्स बढ़ा दें, जो कि नहीं बढ़े 1 साल में। आज भी वहीं के वहीं हॉस्पिटल उसी तरीके से, और इसीलिए सारी दिक्कतें अभी देखिए हम लोग फेस कर रहे हैं। और ऑक्सीजन के बारे में इनके बने तो कितने प्लांट लगेंगे, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। तो ये 2 चीजें बड़ी स्ट्रेटेजिक फेल्योर रही, जिससे लोग। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें है कि जो ये कहा जा रहा है कि साहब हम ऑक्सीजन प्रोवाइड घर पे नहीं कर पाएंगे, मैं सरकार से कहूंगा कि नहीं, आप करिए, क्योंकि आप अस्पताल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप अस्पताल और बेड नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम इतना पैनिक कंडीशन तो ना बने, क्योंकि अगर उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, और मोस्टली जो सैचुरेशन 90 के आसपास होते हैं, और जो अपने डॉक्टर की सलाह पे घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो तो कर पाए। अगर आप उन पे भी रोक लगाना शुरू करेंगे तो वो कहां भागेंगे? वो अस्पतालों की तरफ भागेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। और देखिए, इसीलिए सरकार जो ये असेसमेंट में वाकई कमी रह गई, और इसमें मैं मानता हूं कि सरकार की तरफ से कहे, संस्थाओं की तरफ से कहे, व्यक्ति की तरफ से कहे, सबने कहीं ना कहीं इसको बहुत हल्के में ले लिया कि अब कोरोना से हम जीत चुके हैं। और फिर जब बदलाव आया और दूसरा स्ट्रेन आया, जैसा आपने कहा कि कई बार इस तरीके का कोई वायरस अटैक होता है तो उसके अलग अलग ट्रेंड दिखाई देते हैं, अलग अलग वेव्स आती हैं, वो 2 बार भी हो सकते हैं, 4 बार भी हो सकते हैं। तो हमें फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी होगी। और आज जब ऑक्सीजन को लेकर चर्चा होती है, तो देखिए पिछले 3-4 दिन में जिस गति से इस पर काम हुआ, वो अगर हमने पिछले 1 साल में किया होता तो शायद ये दृश्य नहीं होता। वीरोत्तम तोमर साहब, फाइनल कमेंट सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिरी में जाते जाते आप सुझाव क्या देना चाहेंगे, जो इस वक्त में ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीजों पर हमने चर्चा की, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बात है जो आप भी कह रहे थे कि 99% मरीज घर पर ही रहकर या आइसोलेट होकर ही सही हो रहे हैं। वो 1% का भी आंकड़ा इस देश में लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और तब लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है वो 1% में ही। देखिए, मैं डॉक्टर मनोज की बात को आगे बढ़ा दूं कि मेरा इस माध्यम से, आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से भारत सरकार को अनुरोध है, सभी ने निवेदन है कि वे कम से कम युद्ध स्तर पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, अगर वे ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं, उसकी बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। अगर हमारे जितने भी फैक्ट्रीज हैं, और बहुत बड़ी मशीन नहीं है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो अगर हम उनको अलाउ कर दें और युद्ध स्तर पे इनका उत्पादन शुरू करके बहुत जल्दी से शहर दर शहर घरों में अगर ये हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि काफी लाखों लोगों के हम जीवन बचा पाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर तो बनते ही रहेंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स लगते ही रहेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो सेल्फ जनरेटिंग ऑक्सीजन है घर पे यूनिट अगर रखी जाए, तो मेरे ख्याल से हम इसमें बहुत तीव्र गति से अपने मरीजों ये इसलिए भी बहुत बेहतर हो जाएगा कि देखिए हमारी प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, और अगर हमें एक छोटी सी मशीन, जिसको आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसका नाम होता है, अगर वो सिर्फ सरकार या मुहैया कराना शुरू कर दे या इसके लिए एक अच्छा प्लान तैयार कर दिया जाए, तो प्रकृति से उस मशीन के जरिए भी घर बैठे लोग ऑक्सीजन पा सकते हैं। ऐसा ही है ना वीरोत्तम जी? बिल्कुल, बहुत सस्ती मशीन, अभी तो बहुत कालाबाजारी हो रही है, लोग 70,000 1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, और वो छोटी सी मशीन है जिसको कहीं से भी प्रोक्योर करके बाहर से मंगाए, चाहे शहर दर शहर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दें कि जिनको जरूरत है वो यहाँ से ले जाएं, और वो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाता है तो कई दिन घर पे, जो बताया भी हमने, जो दवाइयां उनके माध्यम से और ऑक्सीजन से, यही इसका इलाज है। अगर कुछ दिन निकल जाता है मरीज तो घर पे ही उनकी हम उनकी जान बचा। चलिए, तो सरकारों के लिए भी देखिए 2 अच्छे सुझाव यहां पर निकल कर आए हैं डॉक्टरों के जरिए। बाकी सारी चीजें चल रही हैं, सरकार भी युद्ध स्तर पर काम कर रही है, डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं सबके लिए, और उस बीच में कुछ जरूरतें भी पैदा हुई हैं, इस पर भी हमें सोचना होगा। और सुझाव के तौर पर अगर चीजें आती हैं तो सरकार जरूर इन चीजों पर ध्यान भी देती है। डॉक्टर संतोष, बहुत संक्षेप में अपना समअप कर दीजिए, फाइनल कमेंट करके। कंसंट्रेटर से लेकर कुछ और विकल्प जो भी थे उस पर हमने चर्चा की, फिर भी
आज कई तरह की बीमारियों के साथ सबसे खतरा कोरोना से, उस कोरोना से मानसिक तौर पर भी हमें लड़ाई लड़नी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इस समय जब इस कंडीशन बहुत ही पैनिक हो रखी है, तो इस समय समाज का और सरकार का दोनों का सहयोग से ही इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। हमारा समाज से और सरकार से दोनों से अनुरोध यही है कि हम इस लड़ाई को युद्ध स्तर पे लड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। एक दूसरे से लड़कर हम इस कोरोना से लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। पिछली जो गलतियां हुई हैं, सरकार से गलतियां हुई हैं, और अभी जैसे हॉस्पिटल में कई घटनाएं देखते हैं कि इस तरह की होती हैं, तो उनसे मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि आपस में सामंजस्य बना के ही इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। और सरकार से स्पेशली मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जितने भी अस्पतालों में जो भी कमियां हैं उनको मुहैया कराया जाए, और जितना भी कई जगह ऑक्सीजन की कमी है वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रबंध किया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसको दो तरह से अगर देखूं तो आप कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं, हमें सामंजस्य बनाकर ही चलना है, आपस में नहीं लड़ना है। कमियां रहती हैं, गलतियां होती हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब कोरोना ये आया था उस वक्त बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो कि हमसे स्वास्थ्य सेवाओं के अगर क्षेत्र की बात करें, उस सेक्टर की बात करें, तो कई गुना ज्यादा है। उनके पास बहुत सारा ऑक्सीजन भी है, मशीनें भी हैं, सब कुछ है। वहां पर भी एक साथ कई दिनों तक यही स्थिति बनी रही कि वो बचा नहीं पा रहे थे अपने उन तमाम नागरिकों को। वो अपने आप में सक्षम देश हैं फिर भी, लेकिन भारत में जहां पर पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा, वहां पर व्यवस्थाओं की कमी ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें एक प्रिपरेशन करके चलनी चाहिए थी, उसमें कमी रह गई। लेकिन अब फिर से हमें खड़ा होना है और मजबूती के साथ खड़े होना है, तो साथ मिलकर ही चलना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संतोष आपका, डॉक्टर मनोज जी आपका, और डॉक्टर वीरोत्तम तोमर साहब आपका हमारे साथ इस ओपीडी चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतर सुझाव देने के लिए। दर्शक भी हमारे साथ जुड़े। ये ओपीडी चर्चा लगातार हर दिन चलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े भी, सुझाव रखें, सुझाव दें, उसके साथ साथ अपनी शिकायत रखें, उसका निवारण भी पाएं, लेकिन सबका साथ आपको लेकर चलना होगा।